हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आप सभी के मांग पे विद्युत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत क्या होता है उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, ऑफ मीन्स का इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा का। यानी विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। स्रोत मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ें हमको जहाँ से मिलती हैं वो स्रोत कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि पानी का स्रोत क्या क्या है या अथवा सोर्स क्या क्या है, तो क्या हो सकता है। पानी जहाँ से हमको प्राप्त होती है, नदी से प्राप्त होती है, तालाब से प्राप्त होती है, नदी से, नहर से, तो ये सारे क्या हो गए आपके जल के स्रोत हो गए। उसी तरीके से आपको जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी किस किस तरह से कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, वही हमको जानना है कि उसका स्रोत का क्या है। उसका स्रोत, विद्युत ऊर्जा का स्रोत हमको कहाँ से मिल रहा है। तो देखिए, पहला होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से भी हमको क्या विद्युत ऊर्जा मिलता है। कैसे मिलेगा इसके बारे में डिटेल में भी जानकारी देंगे आपको। दूसरा क्या है जल ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। यानी जल ऊर्जा के द्वारा भी हमको विद्युत ऊर्जा मिलता है। जल के द्वारा भी हमको विद्युत ऊर्जा मिलता है। तीसरा क्या है वायु से प्राप्त ऊर्जा। वायु से भी हमको, जो वायु के द्वारा, वायु में जो मतलब ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके बाद से उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको मतलब विंड एनर्जी बोलते हैं वायु ऊर्जा को। तो इसके माध्यम से भी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से भी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर से नाभिकीय ऊर्जा हो गया आपका, और यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सभी माध्यमों के द्वारा हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए बारी बारी से हम डिटेल में जानकारी लेते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात हमको विद्युत कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले आपका सौर ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और क्या होता है कि सोलर सेल अथवा सोलर बैटरी द्वारा इस ऊर्जा का रूपांतरण अर्थात ट्रांसफ़र विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। देखिए जो आपका सन होता है ना, सन के द्वारा इसमें क्या होता है, इस जो रेज आती हैं, तो इन रेज मतलब क्या होती है, सोलर एनर्जी इसमें होती है, सौर ऊर्जा होती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आती हैं, पृथ्वी पे गिरती हैं, ठीक। तो क्या होता है, वही बोल रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और जो सोलर सेल अथवा सोलर बैटरी द्वारा क्या करते हैं, इसके किरणों को क्या करते हैं, रोकते हैं। सोलर प्लेट आप लोग देखते होंगे, सोलर प्लेट पे क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कराते हैं, मतलब कि इस पे आपतित कराते हैं। और क्या करते हैं, सोलर सेल में एक रिएक्शन होता है, मीन्स इसमें जो एनर्जी होती है वो संचित होती है, और उस संचित एनर्जी होती है, फिर से उसको हम क्या करते हैं, फैन में, टीवी में, कूलर में, एसी में, फ्रिज में, जो भी है उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या हो गया, आपको सोलर एनर्जी से मिल रहा है ना, फिर सौर ऊर्जा से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त हो रही है ना। फिर तो इसी तरीके से आपका ये पहला होगा सौर एनर्जी अर्थात सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। दूसरा क्या होता है, जल के माध्यम से भी हमको ऊर्जा मिलता है। तो क्या होता है जल ऊर्जा में, देखिए इसको इंग्लिश में हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए जो नदी नाला तालाब होता है ना, जो नदी नाला होता है, नदी नहर होता है, तो क्या होता है इसमें इस तरीके से क्या होते हैं,
जो उसके वाटर होते हैं इस तरीके से बहते हुए जाते हैं। तो जब कोई चीज़ बहता है ना, तो उसको हम सिंपल भाषा में एक डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं, डायनेमिक एनर्जी। तो बहते हुए जल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तथा बड़े बड़े बांधों में वर्षा तथा नदियों के जल को रोककर ऊंचाई से क्या करते हैं, देखिए ये जब होता है नदी नालों से जब जाती है, हम क्या करते हैं, इस पानी को, चाहे बरसात के द्वारा जो पानी होता है, बादल के द्वारा जो पानी होता है, नदी के द्वारा क्या करते हैं, इन पे बड़े बड़ी जो नदियाँ होती है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन पानी को रोक करके डैम बनाते हैं, जिसको हम बांध बोलते हैं, बांध बनाते हैं। और बांध से बड़ी ऊंचाई से क्या करते हैं, टरबाइन यहाँ पे लगा होता है और बड़ी ऊंचाई से इस पर गिराते हैं। तो टरबाइन में जो पंखे होते हैं, इन पंखों क्या करता है, नचाता है, और पंखों को नचाता है, जिसमें क्या आर्मेचर लगा होता है और टरबाइन का पहिया घूमने लगता है। इसके द्वारा इस पहिए द्वारा डायनेमो के आर्मेचर को घुमाने से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। आप लोग देखे होंगे, अगर कहीं गए होंगे जहाँ पे डैम होगा, बांध होगा, जहाँ से जल के माध्यम से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में अर्थात विद्युत में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए, तीसरा क्या है, वायु से प्राप्त ऊर्जा। हमको वायु से भी ऊर्जा प्राप्त होता है और उस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करके हम इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, आप लोग रेगिस्तान वगैरह में जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, वहाँ पे एक देखते होंगे इस तरीके से पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं, विंड मिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या करते हैं, जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो यहाँ पे इसी तरीके से, जैसे ये आपका वाटर जिस तरीके से चलता है, रोक करके बहुत तेज़ी से गिराते हैं, इसी तरीके से जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो ये क्या करते हैं, जो आपके पंखे होते हैं बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, अर्थात नाचते हैं। तो नाचने के कारण इसमें हम क्या, डायनेमो लगा होता है इसमें भी, उसके बाद से उस डायनेमो के माध्यम से एनर्जी को हम एक जगह मतलब क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस एनर्जी के माध्यम से हम बहुत सारे यूज़ में लाते हैं। पवन चक्की जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम इससे चलाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, आपका रासायनिक ऊर्जा है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, देखिए जो बैटरी होती है ना, आप लोग कभी बैटरी देखते होंगे, बैटरी में क्या होती है, दो खूंटी इस तरीके से होती है, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी के माध्यम से ही आपको जो, देखिए कोई बल्ब अगर होता है इस तरीके से, तो बल्ब को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, बल्ब जल जाता है। जैसे हम इसको तार के माध्यम से क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐड कराते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। तो ये क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा किसी भी चीज़ की, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जो बैटरी के अंदर, वही रासायनिक ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, रूपांतरित होती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी विशेष पदार्थ में उसकी विशेष परमाणुविक संरचना के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जो स्थितिज हो, अर्थात जो रुकी हुई होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, उससे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल कहिए अथवा बैटरी कहिए, इस तरीके से कई माध्यम होता है, तो आप विद्युत सेल भी कह सकते हैं। विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो इस तरीके से रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती, क्रिया को होती है, उसके माध्यम से बहुत सारा होता है। इसमें देखिए इसका क्या होता है, देखिए नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, रेडियम तथा थोरियम आदि तत्वों के नाभिकों में मूल कणों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की विशेष अवस्था के कारण स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए कोई आप देखते हो ना, इस तरीके से जो कोई भी परमाणु होता है, तो परमाणु का एक नाभिक होता है इस तरीके से,
नाभिक होता है। आप जानते होंगे नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो जब किसी नाभिक में क्या करते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसी के माध्यम से होता है, तो वहाँ से जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा होता है, उसमें उस एनर्जी को क्या करते हैं हम विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से देखिए आपका क्या होता है, यांत्रिक एनर्जी क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब किसी बंद कुंडली को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः, अब ये आपका मैग्नेटिक का टॉपिक है, इसके बाद में आगे आपको बताऊंगा यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से होती है। बस इतना जान लीजिए आप कि जब किसी बंद कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में एक प्रेरक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली को घुमाने में खर्च यांत्रिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है विद्युत डायनेमो द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस तरीके से आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। बस इतना जानिए कि यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से भी हमको क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव देखते होंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ क्या होती है, उसको एनर्जी देती है ऊपरी सतह को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वहाँ से मतलब निकलने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, जब किसी धातु के पृष्ठ पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस तरीके से आपकी ये घटना जो होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटित होती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए क्या है, आपका विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज अथवा विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ जो होता है अर्थात मटेरियल होता है, वो क्या होता है आपका परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तथा परमाणु के 3 प्रकार के मूलक, जो कोई भी अगर परमाणु है, आपका कोई भी परमाणु इस तरीके से होता है, इसके 3 होते हैं। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब चक्कर लगाता है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ। तो परमाणु के 3 प्रकार के मूल कण होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ये जो परमाणु होता है 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक छोटे स्थान में रहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो नाभिक होता है इसको नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं इस वाले छोटे स्थान में। बाकी जो आपको बड़ा स्थान दिख रहा है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं अर्थात चक्कर लगाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगता है। देखिए क्या हो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकता है। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, अथवा एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, एक बल लगता है। तो बल लगता है उनके बीच में, तो जिस गुण के कारण यह बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जिस गुण के कारण क्या होता है, जिस गुण के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अथवा
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अथवा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है, जिस गुण के कारण यह बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अथवा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत आवेश अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तथा इस बल को विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बल को विद्युत बल कहते हैं। और देखिए, ये जो आवेश होता है, ये जो आपका आवेश होता है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है धनात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज होता है ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज। एक धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश ई का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE। Q मतलब चार्ज ज्ञात करने के लिए किसी भी वस्तु पे कितना चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, और E क्या है? E आपका इलेक्ट्रॉन बताता है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से Q बराबर NE होता है। अब आगे आते हैं, और इसमें क्या है अगला? देखिए, अगला आपका जो टॉपिक है विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव। तो देखिए, इसका एक परिभाषा क्या होता है कि एकांक धनावेश को, धन आवेश यानी कि उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का, इसे देखिए, मान लीजिए कोई भी है, एक बिंदु है, मतलब कोई भी क्या है? एकांक धनावेश अर्थात चार्ज है, ठीक। इस चार्ज को अनंत, ये समझ ले कहाँ पे है? ये अनंत पे है। कहाँ पे? अनंत पे। अब इस अनंत चार्ज को हम क्या करते हैं? किसी बिंदु तक लाने हैं, जिसको हमको पता है। अनंत मतलब वो चीज़ होता है जिसको हमको पता ना हो, तो वहाँ से हम क्या करते हैं? इस चार्ज को किसी तरीके से हम ला रहे हैं। यहाँ लाते लाते इस वाले पॉइंट पर हम क्या करते हैं? लाते हैं। तो वही कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि अनंत से अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज है, तो अगर यहाँ तक लाएंगे तो कोई काम करके, मतलब कार्य करेंगे तभी तो यहाँ तक लाएंगे। अगर यहाँ तक कोई कार्य करके ला रहे हैं तो वही जो कार्य किया गया है एक बिंदु को, मतलब आवेश चार्ज को, एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आपको कार्य किया जा रहा है, तो इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात मान लीजिए अगर आपका क्या है कि अगर आवेश आपका क्या है? Q है, जो चार्ज है आपका आवेश अगर Q है, उस पर अगर W वर्क किया जा रहा है, W कार्य किया जा रहा है, जैसे वर्क देखिए क्या होता है कि वर्क इसलिए हम उसको W से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो अगर W कार्य किया जा रहा है तो उसका जो विद्युत विभव होगा, यहाँ पे विद्युत विभव का मान होगा V बराबर W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो उस तरीके से, और ये क्या होती है? जो विद्युत विभव होती है अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, एंड स्केलर क्वांटिटी होती है। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और उसके बाद से इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, अथवा इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। देखिए मात्रक कैसे हम जानते हैं, कैसे होगा? देखिए भी, देखिए वर्क आप जानते हैं कार्य होता है। कार्य जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है? कार्य की मात्रा जूल होती है। आप लिखते हैं ना, कार्य की मात्रा क्या होती है? जूल होती है, जूल। और चार्ज की मात्रा क्या होती है? कूलाम होती है। चार्ज की मात्रा क्या होती है? कूलाम होती है। तो बटे का है, इस तरीके से जब लिखते हैं तो जूल प्रति, इस एज वाली लाइन जो होती है इसको कहते हैं प्रति, जूल प्रति कूलाम, इस तरीके से होता है। तो विद्युत विभव का मात्रा क्या हो जाएगा? विद्युत विभव V बराबर W/Q अर्थात जूल प्रति कूलाम बोलते हैं इसको। जूल प्रति कूलाम को ही एक और नाम देते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसी तरीके से सभी जगह जूल प्रति कूलाम न लिख करके डायरेक्ट विद्युत विभव क्या लिख दिया जाता है? V लिख दिया जाता है। विद्युत विभव V बराबर क्या? विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा।
कभी कभी एग्ज़ाम में यही दिक्कत होती है कि बहुत सारे लड़के सिर्फ जानते हैं कि विद्युत विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट होता है, लेकिन 4 ऑप्शन दिया होता है और उसमें पूछ देता है कि विद्युत विभव का मात्रा क्या क्या होता है, वोल्ट दे देगा, आपका जूल प्रति कूलम दे देगा, एक और दे देगा इसी से रिलेटेड। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाएं। ये हम तो यही जानते हैं, बस इसको लगा के चले आएंगे, ये वाला छोड़ देंगे, फिर गलती हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है डिटेल से जानने में। और देखिए विद्युत विभव एक्चुअल में होता क्या है, ये तो आपको परिभाषा हो गया ना, लेकिन मेरा मतलब है नहीं कि सिर्फ परिभाषा से आपको मतलब संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषा मान लीजिए कब तक याद लेके चलेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को जानिए, परिभाषा अपने आप निकल के चली आएंगे अपने आपको। देखिए यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेश दिया जाए तो, देखिए मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये क्या है आपका, कोई वस्तु है, अगर बस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनावेशित है। अगर अनावेशित है क्या करते हैं, अगर इस पर मान लीजिए हम एक चार्ज देते हैं, ए हो गया, एक और चार्ज देते हैं, ए हो गया, एक और चार्ज देते हैं, ए हो जाए। लेकिन देखिए अब जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं ना इस पर, ये इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये स्थान घेर रहा अपना, तो अब अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इसको आवेशित करने के लिए जो अगला वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप जानते हैं ये इस पे भी निगेटिव है और इस पे भी निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो आप जानते होंगे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। तो जब ये वस्तु को आवेशित करने के लिए ज़रूर आ रहा है, इतना मानिए कि ये जो वस्तु है आपका ये वाला, इस वस्तु को आवेशित करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो अलग से जो पहले से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ चुके हैं, आवेशित हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, इसको नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे, क्योंकि इन पे भी निगेटिव है और इन पे भी निगेटिव है। इस तरीके से इन दोनों में क्या होगी, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, इसको आवेशित करने नहीं देंगे, बोलेंगे अब तुमको नहीं आना है, इतना ही काफ़ी है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेश दिया जाए तो प्रारंभ में वह कुछ आवेश ले लेती है। देखिए ये जो वस्तु है कुछ आवेश ले ली है, कुछ आवेश ले लेती है, परंतु फिर वस्तु पर विद्यमान आवेश आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। अब ये क्या करती है, इस पे आने वाले आवेश पे ये जो आवेश पहले से उपस्थित है क्या करती है, इस पे प्रतिकर्षण बल लगाती है, अर्थात दूर हटाने की कोशिश। प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर हटाने की कोशिश करता है, मतलब पास आने नहीं देता है। तो अतः वस्तु को आवेशित करने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, अब देखिए अगर इसको आवेशित करना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, अर्थात जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, इसको रोक रहे हैं किसी भी तरीके से, तो इसको रोकने से अधिक आपको बल लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के इसको आवेशित कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। इस प्रतिकर्षण विरुद्ध जो हो रहा है इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है, अर्थात स्टोरेज हो जाती है। इसके विरुद्ध जो काम करना पड़ता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। संचित को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो उसके बाद से आपका यही होता है। और इसी को अन्य भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इसका जो परिभाषा होता है, एकांक धनावेश को अनंत से, देखिए हाई एक ही है ना, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही जो काम प्रतिकर्षण बिंदु को कर रहे थे वही यहाँ पे इसको दिखा रहा है कि किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इस तरीके से विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है आपका। और ये आपका ये जो विद्युत विभव है अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, और इसी को जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब देखिए एक और परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम हो तो इसमें 9th में और 10th में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बोलता है कभी कभी, देखिए यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा, अर्थात 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखिए इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए Q आपका क्या है, चार्ज है अर्थात आवेश है, ठीक। आवेश का मान क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या है, कूलम।
तो इसको हटा करके सिर्फ 1 लिख दीजिए, इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद से वर्क क्या है आपका, कार्य क्या है, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसके अभी आगे क्या लिख दीजिए, 1 जूल लिख दीजिए। आपको जब देखिए 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/1 करेंगे तो 1 ही तो होगा। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि अनंत से किसी बिंदु तक, बस इतना याद रखिए आप, यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव जो होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखिए 1 वोल्ट यहाँ पे भी है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल आपका कार्य करना पड़ रहा है तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक, इस तरीके से आपका परिभाषा हो जाता है। और देखिए लास्ट जो आपका टॉपिक है, विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर है किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को, देखिए इसमें अनंत से था, लेकिन विद्युत विभवांतर समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है, विभवांतर यानी कि विभव में क्या अंतर, विभव में जब विभवांतर का आप संधिविच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, विभवांतर का जब आप संधिविच्छेद करेंगे तो विभव में अंतर, विभव में क्या हो रहा है, विभव में अंतर यानी विभवांतर। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, तो अंतर कब होगा, 2 बिंदुओं के बीच ही तो होगा अंतर। ये तो अनंत था, उसमें तो अनंत मान लीजिए आपको दिखता नहीं है, लेकिन 2 बिंदु तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक बिंदु मान लीजिए ए, मान लीजिए एक बिंदु ए मान लीजिए, तो किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, देखिए ए बिंदु है, अगर यहाँ से आपको कोई क्यू चार्ज है आपका, यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लाने में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उन बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। उसमें क्या बोलते थे आप, विभव बोलते थे, लेकिन 2 बिंदु आपको पता है, उसमें एक बिंदु नहीं पता था, इसलिए उसको आपको आप क्या बोल रहे थे, विभव बोल रहे थे। लेकिन इसमें आप विभव नहीं बोलेंगे, इसमें विभवांतर बोलेंगे, क्योंकि 2 बिंदु के बीच आपको पता है, एक बिंदु ए पता है, एक बिंदु बी पता है। तो किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस चार्ज को लाने में जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है अथवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VA होगा, ठीक, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VB होगा, बराबर क्या हो जाएगा, जो सेम इसी यहाँ